Hello and welcome to class once again, students. Today we shall read your lesson number 6. Water. Water, पानी. बहुत छोटा सा शब्द है, बहुत कॉमन सा शब्द है, बहुत इजीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए. लेकिन ये छोटी सी चीज़ अगर धरती पे ना रहे तो जो धरती आपको दिख रही है, जिसमें मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, कुछ भी नहीं रहेगा. सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा. क्योंकि हमारी ग्रोथ, हमारी लाइफ सब कुछ डिपेंड करती है पानी के ऊपर. पानी ना रहे तो पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाए. लेकिन क्या पानी की कीमत हम समझते हैं? क्या पानी का महत्व है हमारे मन में? क्या हम जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है? इतना सब कुछ पानी से होता है, पानी का होना आवश्यक है, जल ही जीवन है कहा जाता है. उसके बावजूद हम अपना कर्तव्य पानी को बचाने में, उसको कंजर्व करने में नहीं पूरा करते हैं. इसलिए कहा जाता है कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर होगा. कितना महत्वपूर्ण है पानी, कितनी इसकी आवश्यकता है और क्या स्थिति बन रही है और हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ इस लेसन में, जो कि डॉक्टर C.V. रमन का लिखा हुआ एक बहुत अच्छा लेख है, आप जानेंगे. चलिए देखते हैं. Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir for life, the divine Amrit, a draught of which was thought to confer immortality. वर्षों से, युगों से मनुष्य खोज रहा है. सॉट, सीक, खोजना, कोशिश है उसकी कि कोई ऐसा एलिक्सर यानी अमृत, नेक्टर मिले जिसकी एक बूंद से मनुष्य अमर हो जाए. जिसकी एक बूंद अगर मनुष्य पी ले तो वो इमॉर्टल हो जाए. लेकिन ऐसी चीज जिसे अमृत कहा जाए, जिसे अमृत की संज्ञा दी जाए, जो अमृत जितना ही प्रभावशाली हो, प्राप्त नहीं हुआ है. लेकिन but the true elixir of life lies near to our hands. जो असली एलिक्सर है, असली अमृत है, वो तो बिल्कुल हमारे हाथों के नजदीक है, हमारे पहुंच में है, हमारे पास है. For it is the commonest of all liquids, plain water. सबसे कॉमन, सबसे सामान्य, सबसे आसानी से मिलने वाला, और ये है साधारण पानी. I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. एक दिन मैं उस लाइन पे खड़ा था, उस सीमा रेखा पे खड़ा था जो लीबियन डेजर्ट को, लीबिया के डेजर्ट यानी रेगिस्तान को नाइल नदी, आपने सुना होगा इजिप्ट की नाइल नदी, नाइल वैली से सेपरेट करती है. वो लाइन एक तरफ है लीबिया का रेगिस्तान, दूसरी ओर है नाइल नदी की घाटी. On one side was visible a sea of billowing sand without a speck of green or single living thing anywhere visible on it. एक और रेत, इतनी ज्यादा रेत, billowing sand, मास, एकदम बहुत ज्यादा अमाउंट में रेत, जहां पर हरियाली का एक छोटा सा निशान नहीं है. एक भी जीवित कोई प्राणी नजर नहीं आता लीबियन डेजर्ट में.
On the outer side lay one of the greenest, most fertile and densely populated areas to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation. और दूसरे तरफ देखिए, एकदम हरियाली, ग्रीनरी, सबसे ज्यादा फर्टाइल, उपजाऊ, डेंसली पॉपुलेटेड, जहां लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, हर प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, सब शायद धरती पे कहीं ना मिले। और इतना उसको देखने से लगता है कि कितनी हरियाली, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर, ढेर सारे जीव जंतु, मनुष्य, इतना बड़ा अंतर। एक साइड आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सिर्फ रेत के सिवा वहाँ कोई जीव जंतु नहीं है, लीबियन डेजर्ट में, और दूसरी तरफ जहाँ नील नदी की घाटी है वहाँ हरियाली ही हरियाली, हर प्रकार के जीव जंतु, जीवन अपने पूरे फुल फ्लेज्ड रूप में दिखाई दे रहा है। What made this wonderful difference? ये अंतर आया कैसे? Why? It is the water of river Nile flowing down the Mediterranean from its source a couple of thousand miles away. ये नील नदी के पानी के कारण है। यहाँ फर्क सिर्फ पानी का है। लीबियन डिजर्ट में पानी नहीं है, रेगिस्तान है, वहाँ पानी नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। और नील नदी की घाटी, उपजाऊ मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सब कुछ। तो ये है फर्क रिवर नाइल के कारण, जो कि मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती है। Geologists tell us that entire soil of the Nile Valley is the creation of the river itself. जियोलॉजिस्ट जो हैं, भूगर्भ विज्ञानी जिन्हें आप कहते हैं, वो बताते हैं कि ये नील नदी की जो मिट्टी है, जो सॉयल है, ये नील नदी के द्वारा ही लाया गया, उसके द्वारा बनाई गई घाटी है, उसकी सॉयल से बनी हुई है, उस नदी का ही क्रिएशन है। Brought down as the finest silt in its flowing waters from the highlands of Abyssinia and from the remote Central Africa, and laid down through ages, on which the Nile has flowed into the sea. नदी की खासियत, फाइन सिल्ट, एकदम महीन बारीक मिट्टी, नदी अपने साथ बहा के ले जाती है। और इथोपिया, एबिसिनिया यानी इथोपिया, इथोपिया के, एबिसिनिया के हाईलैंड से दूरस्थ सेंट्रल अफ्रीका से नदी गुजरते हुए वहाँ से मिट्टी लेके आती है, और समुद्र में गिरने से पहले वो मिट्टी नील नदी की घाटी में इकट्ठी होती जाती है, और वो इतनी उपजाऊ होती, इतनी फर्टाइल होती है कि हर प्रकार का वेजिटेशन, हर प्रकार के प्लांट्स वहाँ देखने को मिलते हैं। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर, और इजिप्ट, ये जो देश है, ये देश उस नदी के कारण ही बना है। अगर नील नदी ना होती तो शायद इजिप्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। Its ancient civilization was created and is sustained by the life-giving waters which come down year after year with unfailing regularity. इसकी प्राचीन सभ्यता इजिप्ट की बनी और सस्टेन हुई, यानी सही सलामत रही, नील नदी के पानी के कारण। ये जीवनदायिनी नील नदी, लाइफ गिविंग वाटर्स, जो इसका पानी है, जो जान फूंक देता है उस देश में। और ये पानी हर बार रेन्स के रूप में नील नदी में आता है। नील नदी जो मिट्टी बहा के लाती है, उससे उसकी घाटी और इजिप्ट, ये देश समृद्ध है। I gave this example and could give many others to emphasize that this
commonest substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and most wonderful thing on the face of our earth. मैं सिर्फ ये उदाहरण देके ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सीवी रमन कहते हैं, और इसके अलावा मैं इस बात को पॉइंट आउट करने के लिए कि जल ही अमृत है। मैं हज़ारों एग्जाम्पल्स और दे सकता हूँ। ये बहुत साधारण सा पदार्थ जो हमको हर दिन उपलब्ध है, ये बहुत पोटेंट है, बहुत पावरफुल है, और ये हमारी धरती पे उपस्थित सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है। It has played a role of vast significance in shaping the course of Earth's history and continues to play a leading role in the drama of life on the surface of our planet. धरती के इतिहास को बनाने के लिए, धरती का शेप बनाने के लिए, धरती का दृश्य बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है वाटर। और जब तक हमारी धरती पे वाटर मौजूद है, पानी मौजूद है, हमारी धरती सुरक्षित है। अगर आज इस प्लैनेट पे वाटर नहीं होता, इस ग्रह पे आज अगर पानी नहीं होता, तो ये ग्रह रहने लायक नहीं होता। There is nothing which adds so much beauty of the countryside as water. आप किसी गांव में चले जाइए, उस गांव की खूबसूरती अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ चले जाइए जहाँ पानी है। Be just a little stream trickling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening. चाहे वो छोटी सी जलधारा हो जो धीरे धीरे ट्रिकल कर रही है, चट्टानों पे बह रही है, या रास्ते में चलते हुए आपको दिखता है एक छोटा सा पॉन्ड, छोटा सा तालाब जहाँ पे शाम के समय गांव के जानवर अपनी प्यास मिटाने जाते हैं। उस पॉन्ड की मौजूदगी, उस तालाब की मौजूदगी, या वो छोटे से स्ट्रीम की मौजूदगी उस दृश्य की खूबसूरती कई गुना बढ़ा देते हैं। The rain-fed tanks, so common in South India, alas often so sadly neglected in their maintenance, are a cheering sight when they are full. Rain-fed tanks. साउथ इंडिया में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टंकियां बनाई जाती हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं। उनको देख के बड़ा दुख होता है जब उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है, उनका रखरखाव नहीं होता है, उनको अनदेखा कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कभी बारिश में देखिए, जब उन रेन फेड टैंक्स में, यानी बारिश के पानी से भरने वाले टैंक्स में जब पानी फुल होता है तो वो कितना सुंदर दिखता है। They are of course shallow, but this is less evident since the water is silt-laden and throws the light back, and the bottom does not therefore show up. हालांकि वो टैंक्स बहुत गहरे नहीं होते, लेकिन चूंकि पानी के ऊपर सस्पेंशन होता है, पानी के ऊपर मिट्टी तैरती होती है, बहुत फाइन सिल्ट तैरती होती है, तो हमको नीचे बॉटम दिखाई नहीं पड़ता, नीचे टैंक की गहराई नहीं दिखाई पड़ती, और बहुत अच्छा लगता है जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। In Mysore, for example, much of the rice is grown under them. इस प्रकार के जो रेन फेड टैंक्स होते हैं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, मैसूर में वहाँ पे चावल उगाया जाता है। Some of these tanks are surprisingly large. कुछ तो इतने बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, काफ़ी बड़े। And it is a beautiful sight to see the sun rise and set over one of them. और आप उन टैंक्स के ऊपर उदय होते हुए और सेट होते हुए, यानी राइजिंग और सेटिंग सन की रोशनी को देखिए, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। Water in a landscape may be compared to the eyes in a human face. किसी भी दृश्य में अगर पानी है तो
उसकी तुलना की जा सकती है किसी मनुष्य के चेहरे की आँखों से। It reflects the mood of the hour, being bright and gay when the sun shines, turning to dark and gloomy when the sky is overcast. जैसे आपका चेहरा आपके मन में चल रही भावों को आँखों से बता देता है। आप नाराज़ हैं, आपकी आँखों का जो भाव होगा वो नज़र आ जाएगा, खुश होंगे तो वो भी नज़र आ जाएगा। उसी तरह से पानी है, सूर्योदय के समय सनशाइन करता है तो पानी ऐसा चमकता है, ऐसा लगता है बहुत खुश, ब्राइट एंड गे। और जैसे ही आसमान पे बादल आते हैं पानी का कलर गहरा हो जाता है और ऐसा लगता है पानी उदास हो गया है। It looked gloomy. One of the most remarkable facts about water is its power to carry silt or finely divided soil in suspension. Underline कर लीजिए, it is very important. पानी की जो सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ा पावर है कि ये अपने साथ बहुत बारीक मिट्टी को बहा के ले जाता है और वो इसके ऊपर तैरती है, सस्पेंशन में रहती है। That is the origin of the characteristic color of the water in rain-fed tanks. जहाँ की मिट्टी बहा के ले जाएगी, पानी का कलर उस तरह का हो जाएगा। और जो बारिश से जो पानी जमा होता है रेन-फेड टैंक्स में, ये चीज़ दिखाई देती है उसमें। The color varies with the nature of the earth in the catchment area and is most vivid immediately after a fresh flow following rain. कैचमेंट एरिया यानी जहाँ से बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो कैचमेंट एरिया में आप देखेंगे जैसे ही पानी गिरता है, बिल्कुल फ्रेश एंड फ्लो ऑफ रेन वाटर होता है, वहाँ पे कलर देखिए आप पानी का किस किस तरह का रहता है, बिल्कुल मिट्टी से मैच करता हुआ। Swiftly flowing water can carry really large and heavy particles. तेजी से बहता हुआ पानी बहुत बड़े बड़े और heavy particles, मिट्टी के कणों को भी लेके बहता है। The finest particles, however, remaining floating within the liquid in spite of their greater density and are carried to great distances. बहुत जो बारीक मिट्टी होती है वो तो पानी के फ्लो के साथ ऊपर तैरते हुए बहुत दूर दूर तक बह के जाती है। Such particles are of course extremely small, but their number is also great. पानी, ये जो मिट्टी होती है ये बहुत बहुत बारीक होती है पर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। And incredibly large amounts of solid matter can be transported in this way. और इस तरह से आप यकीन नहीं करेंगे कितनी ज़्यादा मात्रा में ये मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी के ज़रिए पहुँच जाती है। When silt-laden water mixes with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of suspended matter. और इस तरह से जो मिट्टी होती है जो पानी के साथ बहती है, जो ऊपर पानी में तैरती रहती है, जब ये सी वाटर के साथ मिक्स होती है तो सी वाटर चूँकि सॉल्ट लेडन होता है, उसमें नमक होता है, तो वो बहुत तेज़ी से नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, पानी नीचे, उसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। This can be readily seen when one travels by steamer down a great river to the deep sea. और इस चीज़ को अगर कोई देखना चाहे तो आप स्टीमर से जाइए किसी बड़ी नदी से सीधा समुद्र में। The color of the water changes successively from muddy red or brown of silt through varying shades of yellow and green, finally to the blue of deep sea. आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे पहले तो मिट्टी की तरह से लाल लाल रहेगा, आगे जाएंगे थोड़ा और भूरा हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा हरा, और जब आप समुद्र के पानी के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पे नीला पानी का कलर। That great tracts of land have been formed by silt thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas. Such land consisting as it does of finely divided matter is usually very fertile. इस तरह से ये जो मिट्टी ला ला के नदी से पानी से जो छूटती है मिट्टी, आपको आश्चर्य होगा इससे बहुत बड़े बड़े ज़मीनी एरिया बनते हैं। और जहाँ पे इस तरह की मिट्टी होती है, नदी की लाई हुई मिट्टी, ये एलुवियल सॉइल होती है और ये एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है। The flow
of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological process by which the soil of the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. इस तरह से आपने देखा कि पानी का बहाव पृथ्वी की सतह के रूप को परिवर्तित कर देता है। अर्थ की सरफेस, कहीं चट्टान, कहीं घाटी, ये क्यों होता है? नदी के पानी से मिट्टी जमती चली गई, रॉक का रूप ले लिया, मिट्टी हटती चली गई, खाई का रूप ले लिया, गड्ढे बन गए, गलीज बन गई, रेवाइंस बन गई। तो ये जो वाटर का फ्लो है, ये पृथ्वी को, अर्थ की सरफेस को चेंज करता रहता है। The same agency, however, under appropriate condition can also play a destructive part and wash away the soil, which is the foundation of all agriculture, and if followed to proceed unchecked, can have the most disastrous effects on the life of the country. इस पानी की हम तारीफ कर रहे हैं, इस पानी के फ्लो की हम तारीफ़ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से बड़े बड़े एरियाज़, बड़ी बड़ी लैंड एरियाज़, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र जो हैं वो उपजाऊ बनते हैं। वहाँ तरह तरह का वेजिटेशन होता है, तरह तरह के पौधे होते हैं, ह्यूमन लाइफ होती है, एनिमल लाइफ होती है, प्लांट लाइफ होती है। लेकिन यही एजेंसी, यही हमारा पानी, अगर इसको ऐसे कंडीशंस मिल गए तो ये बहुत विनाशकारी भी हो सकता है, और ये उस मिट्टी को नष्ट भी कर सकता है, उस सॉइल को ख़त्म भी कर सकता है जो हमारी फसल उगाने के लिए बेहद आवश्यक है। और अगर हम इसे नहीं रोकते हैं, इस पानी के बहाव को हम चेक नहीं करते हैं, तो हमारे देश पे, हमारे देशवासियों की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा ख़राब असर इसका हो सकता है। The problem of soil erosion is serious in various countries and especially in many parts of India. Soil erosion, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव, उपजाऊ मिट्टी, तेज़ पानी आने से बह जाना, ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ की समस्या है। क्यों होता है सॉइल एरोजन? हम कैसे इस मिट्टी के कटाव को रोकें? कैसे हम उपजाऊ मिट्टी को बह के समुद्र में जाने से रोकें? हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। The conditions under which it occurs and the measures by which it can be checked are deserving of the closer study. यही बात कह रहे हैं डॉक्टर सी वी रमन की, हमको उन दशाओं को पहचानना है, हमको उन कंडीशंस को पहचानना है जिन कंडीशंस में सॉइल एरोजन यानी मिट्टी का कटाव होता है, और हमको उसके लिए साधन बनाने हैं, मेजर्स बनाने हैं कि हम इस मिट्टी को बहने से रोक सकें। Soil erosion occurs in successive steps. Soil erosion एक झटके में नहीं होता, एक एक करके स्टेप्स होते हैं, और जिसके कारण मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कट जाती है, बह जाती है। The earliest of which may easily passed unnoticed. जो पहला स्टेप होता है, जो पहला असर होता है सॉइल एरोजन का, कई बार हमको नज़र में ही नहीं आता कि यहाँ पे अब मिट्टी कटने वाली है, बहने वाली है। In the later stages, the cutting up and washing away of the earth is only too painfully apparent in the formation of deep gullies and ravines which make all agriculture impossible. बाद में हम जब देखते हैं कि जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पे बड़े बड़े चैनल्स बन गए हैं, बीच में मिट्टी बिल्कुल साफ हो गई है, इस तरह का रास्ता बन गया है पानी के फ्लो से कि पानी और रैपिड गैदरिंग मोमेंटम में बहुत तेजी से वहाँ से बह रहा है, गलीज बन गए, चैनल्स बन गए, और अब तो वहाँ खेती मुश्किल हो गई। जब हम ये स्थिति देखते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारी उपजाऊ मिट्टी कट के बह गई है। ऐसा क्यों होता है? Sudden burst of excessively heavy rain resulting in the large runoff surplus water and are the principal factors in causing soil erosion. Sudden burst of excessively heavy rain water, अचानक बहुत तेज पानी गिरना,
जब बहुत तेज पानी गिरता है, जितनी ज़मीन की कैपेसिटी होती है, ज़मीन उतना पानी सोखता है, जितनी पेड़ पौधों की कैपेसिटी होती है उतना पानी वो सोखते हैं। जो सरप्लस वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो अपने साथ बड़ी तेजी से बहते हुए मिट्टी को बहाकर ले जाता है। बहुत तेज बारिश होने से धरती अपनी क्षमता के मुताबिक पानी सोखती है। पेड़ पौधे अपनी ज़रूरत के मुताबिक वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जो सरप्लस वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो तेजी से बहते हुए मिट्टी को बहाकर ले जाता है। तो ये तो सबसे बड़ा कारण है। बहुत तेज पानी गिरना, उस पानी को रोकने का कोई भी बंदोबस्त ना हो। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ द कॉजेज आर, अंडरलाइन कर लेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ द लैंड, पानी का बहाव तेज होगा जहां पे ऐसा स्लोप आता है, ढलान रहेगी तो पानी का फोर्स अपने आप तेज हो जाएगा। Removal of natural protective coat of vegetation, हर स्थान पर अगर पेड़ पौधे हो, वेजिटेशन हो, ये एक नेचुरल प्रोटेक्टिव कोट होता है, एक कवरिंग होती है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को वेस्ट नहीं होने देती। बाढ़ आने की समस्या, सॉइल एरोजन की समस्या इसको रोकती है। अगर ये वेजिटेशन ना हो, ये वेजिटेशन हम रिमूव कर दें, पेड़ पौधों को काट दें, तो अब हमारे पास में कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं है, कोई कवर नहीं है धरती के ऊपर जो मिट्टी को बचा सके। आपको मालूम होना चाहिए कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, इनमें एक कैपेसिटी होती है, ये मिट्टी को पकड़ के रखती है। अगर आप पेड़ पौधे काट देंगे तो मिट्टी लूज हो जाएगी, और लूज होने का मतलब जैसे ही पानी आएगा मिट्टी बह जाएगी। तो ये है सेकेंड कॉज, रिमूवल ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन। थर्ड, the existence of ruts along which the water can flow with rapid gathering momentum. आपने देखा होगा, अगर किसी स्थान से बार बार कोई बड़ी गाड़ी निकलती है या लोगों के चलने से, तो डीप ट्रैक टाइप का बन जाता है। जैसे दो पहिए निकल रहे हैं तो बीच का हिस्सा गड्ढा और ऐसे मिट्टी उड़ जाती है, इसको रट्स बोलते हैं। बारिश में आपको अलग से रट्स दिखाई देंगे। तो ये रट्स होते हैं, इसमें बीच में बन गया गड्ढा, दोनों साइड में ऊंचा, पानी बड़ी तेजी से निकलता है यहाँ से। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक टू सच फ्लो, और इस तरह से जो पानी बह रहा है बहुत तेजी से रट्स से, उनको रोकने का कोई इंतजाम नहीं है, वाटर फ्लो रोक नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो पानी बहेगा और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके जाएगा। Incredibly large quantities of precious soil can be washed away if such conditions exist. बड़े अफसोस की बात है कि हमारी कीमती मिट्टी इन दशाओं में बह जाती है, नष्ट हो जाती है, as is unhappily too often the case। और आपको ये बता दें कि अक्सर ऐसा होता है, कोई एक समय की बात नहीं है, हर बार बारिश में यही होता है। हम ध्यान नहीं देते और हमारी कीमती मिट्टी बह के निकल जाती है। The menace which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India। ये मिट्टी के कटाव से जो खतरा पैदा हो रहा है, ये भारत में कई जगह में है और इसके कारण सफल खेती करना मुश्किल हो रहा है। Calling urgently for the land preservation action, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी बचाओ, लैंड बचाओ या मिट्टी बचाओ प्लान बनाया जाए।
लैंड को प्रिजर्व करने वाला काम किया जाए। कैसे करेंगे बताइए लैंड को प्रिजर्व करने के लिए? The terracing of the land, the constructions of bunds means dams to check the flow of water, the practice of contour civilization and the planting of appropriate types of vegetation are amongst the measures that have been suggested under Ryan College. It's very important. Terracing of the land, ज़मीन का घेराव कीजिए, वहाँ से बह के मिट्टी ना निकले। डैम्स बनाए जाएं, बांध बनाए जाएं जिससे पानी के फ्लो को रोका जा सके। कॉन्टूर सिविलाइजेशन, कॉन्टूर कल्टीवेशन, कॉन्टूर का मतलब एज, किनारा, किनारे से मिट्टी जल्दी बहती है, आप वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दीजिए। पेड़ पौधे लगाएंगे कॉन्टूर कल्टीवेशन से तो उनकी जो जड़ें रहेंगी वो जड़ें मिट्टी को रोक के रखेंगे, बहने नहीं देंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ऐसे पौधे लगाइए जो बड़े हों, मिट्टी को ज़्यादा मात्रा में सुरक्षित कर सके, पानी की ज़्यादा मात्रा को सोख सकें। ये वो साधन हैं जो सजेस्ट किए जाते हैं अगर आपको मिट्टी का कटाव रोकना है तो। It is obvious that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and correspondingly large destructive power. स्पष्ट है, पानी के फ्लो को रोकना पड़ेगा और उस समय रोकना पड़ेगा जिस समय इसका मोमेंटम, इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है। स्पीड ज़्यादा होने के बाद ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर एक्वायर कर लेता है कि इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ। सारे जीवन का आधार पानी है। Every animal and every plant contains a substantial proportion of free or combined water in its body, and no kind of physiological activity is possible in which the fluid does not play an essential part. प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक पेड़ पौधे में पानी उपस्थित होता है। किसी भी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है जिसमें पानी का महत्वपूर्ण रोल ना हो। Water is of course necessary for animal life, while moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plants and trees, though the quantity necessary varies enormously with species. पानी सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो या फिर पेड़ पौधों का जीवन हो। सबकी नीड अलग अलग है, सबकी नेसेसिटी अलग अलग है, लेकिन आवश्यक सभी के लिए है। The conservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare. इसलिए पानी को संरक्षित करना, पानी का उपयोग करना आवश्यक है मनुष्य के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए। Apart from the artesian water, the ultimate source in all cases is rain or snowfall. हम अगर आर्टेजियन वाटर यानी जो धरती के नीचे पानी है उसको छोड़ दें तो हमारे पास सिर्फ एक ही पानी का रास्ता है और वो है बारिश या बर्फ का गिरना। Much of Indian agriculture depends on seasonal rainfall and is therefore very sensitive to any failure or irregularity of the same. भारत की तो पूरी कृषि आधारित है मानसून पे, पानी पे। अगर मान लीजिए सीजनल रेनफॉल देर से आता है, पानी देर से गिरा, पानी नहीं गिरा, हमारी अधिकांश फसल जो है वो खराब हो जाती है। The problems of soil erosion and of inadequate or irregular rainfall are closely connected with each other. अगर आप देखेंगे तो मिट्टी का कटाव और पानी बरसने की अनियमितता ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। हमने पेड़ पौधों को काट दिया, पानी, रेन फॉरेस्ट कट गए, पानी नहीं गिर रहा है सही समय पे। मिट्टी का कटाव हो गया, आप फसल नहीं उगा पा रहे हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं।
It is clear that the adoption of techniques preventing soil erosion will also help to conserve and keep the water where it is wanted. In other words, on and in the soil, and such techniques therefore serve a double purpose. लेखक आगे कह रहे हैं इसलिए ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, ऐसे मेजर्स उठाएं, ऐसे उपाय करें कि मिट्टी का कटाव ना हो, बारिश भी समय पे होगी और आपका एक काम आपके दो उद्देश्य को पूरा करेगा. It is evident, however, that in a country having a seasonal rainfall, an immense quantity of rainwater must be necessarily run off the ground. सीजनल रेनफॉल में जो मौसम में जो पानी गिरता है, बारिश के मौसम में जो पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है. हम उसको ज़मीन पे रखने का कोई उपाय नहीं करते, जो हमें करना बहुत आवश्यक है. The collection and utilization of the water is therefore of vital importance. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को कलेक्ट करें और उसका सही उपयोग करें. Much of it flows down into stream and rivers and ultimately find its way to the sea. और आपको मालूम है कि ये जो पानी ज़मीन के अंदर गया, नदियों में गया, स्ट्रीम्स में गया और अल्टीमेटली समुद्र में चला गया, जहाँ ये यूजलेस हो गया. क्योंकि अगर हम समुद्र के पानी को किसी काम के लायक बनाना चाहेंगे तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा कि पानी आपको खरीदना पड़ेगा. अभी आप सिर्फ पीने का खरीद रहे हैं, बाद में आप हर काम के लिए पानी खरीदेंगे. Incredibly large quantities of the precious fluid are thus lost to the country. इसलिए ये कीमती जो फ्लूइड है, जो द्रव है, ये हमारे हाथ से निकल जाता है. The harnessing of our rivers, the waters of which is now mostly run to waste, is a great national problem which must be considered and dealt with on national lines. नदी के पानी का इस्तेमाल, नदी के पानी को कंजर्व करना, जो कि व्यर्थ बहता है, ये पूरे देश की एक समस्या है जिसको राष्ट्रीय स्तर पे ही सुलझाया जाना चाहिए. पानी वेस्ट हो रहा है, देश की समस्या बन रही है. Vast areas of land which at present are mere scrub jungles could be turned into fertile and prosperous country by courageous and well-planned action. बहुत बड़ी बड़ी जो ज़मीन का बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा है, जिनको आज हम सिर्फ स्क्रब जंगल्स कह रहे हैं, वहाँ से वेजिटेशन हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, हम उसे बहुत उपजाऊ बना के, बहुत फर्टाइल बना के अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं अगर हम सुनियोजित ढंग से वेल प्लान एक्शन हम बनाएं कि किस तरह से बड़े बड़े जो स्थान हैं जहाँ पे जंगल नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, अगर हम अच्छी तरह से योजना बना के काम करें, हम वहाँ प्लान करके जंगल स्थापित कर सकते हैं. Closely connected with the conservation of water supplies is the problem of afforestation. पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई को संरक्षित करने के साथ साथ एक और समस्या है, जो हमारे पास जंगल नहीं है, तो जंगल उगाना, afforestation. The systematic planting of suitable trees in every possible area or even in the impossible areas and the development of what one may call civilized forest as distinguished from wild and untamed jungle is one of the most urgent need of India. चुन के, सेलेक्ट करके, सिस्टमैटिक तरीके से पौधों को लगाया जाए उन जगहों में जहाँ पौधे लगाना संभव है और उन जगहों में भी जहाँ पे पौधे लगाना असंभव है, आप वहाँ भी पौधा लगाइए, सिस्टमैटिक तरीके से लगाइए और उसे हम नाम देंगे सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, प्लांट फॉरेस्ट. आप वाइल्ड और अनटेम्ड जो जंगल हैं, जंगली मतलब जो अपने आप उगे हुए पेड़ पौधे, वहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, वो एक अलग फॉरेस्ट है. आप उसको सिस्टमैटिक जंगल बनाइए
पेड़ पौधे लगाइए, हर उस स्थान पे लगाइए जहाँ संभव है, और वहाँ पर भी लगाइए जहाँ असंभव है। फिर देखिए फर्क पड़ता है। Such plantation would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country. सीवी रमन आगे कहते हैं, इस प्रकार से अगर प्लांटेशन किया जाए, इस प्रकार से अगर पौधों को लगाया जाए, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश को इतनी संपत्ति हासिल होगी कि हम उसे बता भी नहीं सकते हैं। They would check soil erosion, ये जो जंगल आप लगाएंगे, मिट्टी का कटाव रुकेगा। Conserve the rainfall of the country from flowing away to waste. जो हमारे देश में पानी गिरता है, वो पानी का बहाव जो वेस्ट हो जाता है समुद्र में, इसको रोकेगा। And provide the necessary supplies of cheap fuel and thus render necessary the wasteful conversion of farmyard manure into a form of fuel. इसके साथ एक सबसे बड़ा काम जो इन पौधों के लगाने से, पेड़ों के लगाने से होगा कि हमको सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा। हम जो वेस्ट करते हैं ईंधन के रूप में फार्म यार्ड मैन्योर को, दूसरी चीज़ों को, ये वेस्टफुल कन्वर्शन हमारा बचेगा। The measures necessary to control the movement of water and conserve the supplies of it can also serve subsidiary purpose of value to the life of the countryside. इस तरह से अगर हम अपना मूवमेंट चला के वाटर को, इसके सप्लाईज को, वाटर सप्लाई को सुरक्षित करें, संरक्षित करें, इससे गांव के लोगों की जो लाइफ है वो भी काफ़ी खुशहाल होगी। By far, the cheapest form of internal transport in a country is by boats and barges through canals and rivers. हम लोग कभी इस चीज़ को नहीं सोचते कि ट्रांसपोर्ट के लिए बाकी चीज़ों के अलावा अगर हम नाव का इस्तेमाल करें या बार्जेस यानी बड़ी नाव का इस्तेमाल करें, हम नहरों में, नदियों में नाव चलाएं, तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट इससे सस्ता और कुछ हो ही नहीं सकता। We hear much about programs of rail and road construction, but far too little about the development of internal waterways in India. इतनी बातें हम सुनते हैं, रेल बनाई जा रही है, रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही है, लेकिन इंटरनल वाटरवेज जो हैं, जो हमारे जल मार्ग हैं, उनको डेवलप करने की बात कभी नहीं सुनते। Then again, the harnessing of water supplies also makes possible the development of hydroelectric power. पानी के सप्लाई को इस्तेमाल करना, इससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। The availability of electric power would make a tremendous difference to the life of the countryside and enable rural economy to be improved in various direction. अगर आपको अपने गांव देहात को डेवलप करना है, विकसित करना है, इलेक्ट्रिक पावर मस्ट है। गांव की तरक्की बिजली में, बिजली नहीं तो गांव नहीं, और बिजली महंगी है, आप पानी से उत्पन्न कीजिए जल विद्युत ऊर्जा, आप देखिए चारों ओर से गांव तरक्की करेगा। In particular, it would enable underground water to be tapped to a greater extent than at present, and thus help to overcome the difficulties arising from irregularity of inadequacy of other sources of supply. आप अगर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ठीक से यूज़ करें, ठीक से हार्नेस करें, संरक्षित करें, तो जो भी कमी है वाटर सप्लाई की, कभी बारिश नहीं हो रही है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है, इन सब से आपको कभी नुकसान नहीं होगा। जो है उसको सुरक्षित कर लीजिए, आप ऐसे ही समृद्ध हो जाएंगे। इन वन सेंस वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स। एक तरह से कहा जाए तो पानी बहुत ही कॉमन लिक्विड है, पानी बहुत ही साधारण द्रव है। In other sense, it is the most uncommon of liquids with amazing properties which are responsible for its unique power of maintaining animal and plant life. और दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि ये इतना अमेजिंग, आश्चर्यजनक पदार्थ है जो मनुष्य और पौधों के लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है।
The investigation of the nature and properties of water is therefore of the highest scientific interest and is far from an exhausted field of research. और इसलिए पानी की प्रकृति, पानी के गुणों पे अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो ये बहुत हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट का होगा, लेकिन इस पे रिसर्च इतनी पॉसिबल नहीं। इतना बड़ा वास्ट एरिया है, ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि बड़ी आसानी से आप पानी के सभी गुणों को और पानी की सभी प्रकृति को नहीं जान सकते। जितनी रिसर्च होती जाएगी उतने पानी के गुण आपको पता चलते जाएंगे, उतने पानी के बेनिफिट्स आपको पता चलता जाएगा। इसलिए पानी को अमृत मानिए, अमृत मानते हुए पानी को सहेजिए, सुरक्षित रखिए। एक कॉमन से लिक्विड के अनकॉमन क्वालिटीज़ को देखिए, अनमोल पानी को देखिए और पानी को कंजर्व कीजिए, संरक्षित कीजिए। सो दिस वॉज योर लेसन वाटर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।